स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोरेफ। आज हम बड़ा ही मज़ेदार सा टॉपिक करने जा रहे हैं और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एक तरीके से फिजिक्स का बेस बनाएगा और फ्यूचर के भी बहुत सारे टॉपिक्स में इसका यूज़ होने वाला है। तो इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से समझना और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मेरे को विश्वास है कि अगर फ्यूचर में आपको कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आता है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आता है एग्जाम में, आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आज का अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम काइनेमेटिक्स वर्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो काइनेमेटिक्स वर्ड है ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है। एक वर्ड है काइन और दूसरा वर्ड है मैटिक्स। तो काइन का क्या मतलब होता है? काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का क्या मतलब होता है? मैटिक्स का मीनिंग होता है मैथ्स। मतलब कि मोशन के टाइम पे जितना भी मैथ्स होता है, जैसे कि मोशन की स्पीड निकालना, उसकी वेलोसिटी निकालना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब चीज़ें, मतलब कि मोशन के रिगार्डिंग हम जितने भी मैथ्स करते हैं, जो भी कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, वो हम काइनेमेटिक्स के अंडर करते हैं। ठीक है, मतलब काइनेमेटिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं और मोशन के रिगार्डिंग जो है वो मैथ्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स में एक चीज़ का ध्यान रखना है हमने कि मोशन स्टार्ट कैसे हुआ है, मतलब उसकी स्टार्टिंग में कैसी फोर्स लगी है, कौन सी फोर्स लगी है, इन चीज़ों पे हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। हमारा जो फोकस है वो एक बार मोशन स्टार्ट हो गया उसके बाद जो उसका मैथ्स है उसके रिगार्डिंग है। तो अभी काइनेमेटिक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मोशन इन 1 डायमेंशन, सेकेंड है मोशन इन 2 डायमेंशन एंड थर्ड है मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन को फिजिक्स में हम रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे इस लेक्चर का मेन टॉपिक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोल देते हैं हम मोशन इन 1 डायमेंशन को। और जो मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन है ये हम डिटेल में फर्दर वीडियोस में करेंगे। इस लेक्चर का हमारा मेन फोकस है मोशन इन 1 डायमेंशन और ये जो है ये काइनेमेटिक्स का ही एक पार्ट है आगे, इसलिए मैंने पहले आपको काइनेमेटिक्स के बारे में बताया था। तो मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब क्या है? मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं एक कार बना देती हूँ, ठीक है, और जो कार है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बस है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। कोई भी चीज़ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, हम उसको बोल देते हैं उसका जो मोशन है वो मोशन इन 1 डायमेंशन है। नेक्स्ट है हमारे पास मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन के लिए हमने यहाँ पे सर्कल की एग्जांपल लिया है और एक पॉइंट है जो इस सर्कल पे मूव कर रहा है। ठीक है, अब सपोज करिए वो पॉइंट यहाँ पहुँच गया। जब वो पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया, अब यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ। रेफरेंस के लिए मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब ये देखिए ये जो पॉइंट है इसकी एक्स एक्सिस पे भी कुछ वैल्यू है, इसकी वाई एक्सिस पे भी कुछ वैल्यू है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो पॉइंट है जब यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ पहुँचा ये पॉइंट, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस मतलब आगे को भी मूव करा और ये ऊपर को भी मूव करा, 2 डायरेक्शन में मूव करा ये पॉइंट। ठीक है, इसलिए जो ये पॉइंट है इसका जो मोशन है वो मोशन इन 2 डायमेंशन है क्योंकि वो 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है वो 3 डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है। अगर इसकी एग्जांपल देनी हो तो इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, एक रूम में गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं, तो उनका जो मोशन होता है वो मोशन इन 3 डायमेंशन हो जाता है। चलो, अब हमने 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में समझ लिया। अब अगर कंसेप्ट को हमें और सॉलिडिफाई करना है, उसको और पक्का करना है, तो हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको एक तो क्लैरिटी हो जाती है कि आपने मतलब आपको कंसेप्ट कितना अच्छे से समझ आ गया है और आपको एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है उस कंसेप्ट की और वो कंसेप्ट आपको अच्छे से आ जाता है। तो अभी मैं क्या करूँगी कि आपको 3 वीडियोस दिखाऊंगी और वो वीडियोस देखकर आप सोचना कि कौन सा वाला मोशन है। मेरे बताने से पहले एक बार खुद सोचना कि कौन सा मोशन है, उसके लिए आप चाहे वीडियो को पॉज कर लेना। इससे आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो जो आपकी
थॉट्स हैं, ठीक है, सोचना कैसे है, वो बिल्कुल आपका वो बिल्ड होगा। ओके, तो चलिए फर्स्ट वीडियो देखते हैं। तो ये कैरम बोर्ड की वीडियो है जो बचपन में मैंने तो बहुत ज़्यादा खेला है, ठीक है। आजकल के बच्चे तो मोस्टली फ़ोन चलाते हैं, वो डिजिटल कैरम बोर्ड खेलते होंगे, हमने तो वो वुडन वाला खेला है, ठीक है। तो बड़ी मज़ेदार गेम होती थी। अब इसमें क्या है, ये जो गीटियाँ हैं ना, इनका मोशन बताना है आपको कि कैसा मोशन है, 1 डिमेंशनल, 2 डिमेंशनल, 3 डिमेंशनल। अभी ये देखो, ये जो स्ट्राइकर है, मैं तो इसकी एग्जाम्पल लूँगी कि इसका मोशन कैसा है, मैं आपको वो समझा देती हूँ, ठीक है। अभी जो स्ट्राइकर है, ये कैसे मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे मूव कराइए। अब ये देखिए कि इसका जो मोशन है वो 2 डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली वो 2 डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर दूँ, एक एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ मैं, और एक एक्सिस मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो क्या इसकी जो वैल्यू है वो दोनों एक्सिस पे है? ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जो है वो एक्स पे भी होगी और वाई पे भी कुछ वैल्यू होगी। तो ये 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए इसका जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। आसान था ना? चलो अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक ये पर्सन है, वो एक काइट उड़ा रहा है, ठीक है, पतंग उड़ा रहा है। तो ये जो पर्सन है, हमें इसका मोशन नहीं देखना है, ये तो ऑब्वियसली रेस्ट पे है, ठीक है। हमें ये जो काइट है इसका मोशन देखना है। और आप एक बार जो रियल लाइफ की काइट होती है उसको इमेजिन करिए कि वो कैसा मोशन करती है, ठीक है। अभी देखने में तो ये लगता हो सकता है यहाँ पे देखने में कि ये 2 डिमेंशनल मोशन है, साइड को जा रही है और ऊपर को जा रही है ना, कि ये इधर को भी जा रही है, ऊपर को भी जा रही है। लेकिन रियलिटी में ये आगे और पीछे भी जाती है, आगे और पीछे भी जाती है। तो 3 डायरेक्शन में मूव करती है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और आगे या पीछे जाएगी वो जेड डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास। एक चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। वो एक्स में भी जाती है, इधर को भी जाती है, ऊपर भी जाती है और आगे पीछे भी जाती है, ठीक है। 3 डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में उसका मोशन है, इसलिए इसका मोशन कैसा हो गया, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, आपको क्या लग रहा है ये क्या है? एक ट्रेन चल रही है रेल पे, पटरी पे एक ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब ये कैसे चल रही है, इसका कैसा मोशन है? ये तो देखकर ही बड़ा इजीली पता लग रहा है कि ये स्ट्रेट चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डायमेंशनल मोशन। बहुत बढ़िया, बहुत आसान थे, और हमें ये तीनों के तीनों मोशन जो है वो भी क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए, अब हमने काइनेमेटिक्स के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, अब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। और स्पीड और वेलोसिटी के अंदर जो टॉपिक्स है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको कुछ आइडिया तो होगा ही, क्योंकि ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। लेकिन अगर आपको नहीं आइडिया है, आपको भूल गया है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से इसको अभी कवर करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस के बारे में बताऊंगी। तो डिस्टेंस की एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होती है। डिस्टेंस की डेफिनेशन है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब क्या है, डिस्टेंस जो है एक पाथ, एक ऑब्जेक्ट ने जो एक पाथ कवर किया, जो एक रास्ता कवर किया है, जिस रास्ते पे वो चला है, ठीक है, उसकी कितनी लेंथ है, उसकी कितनी लंबाई है, ठीक है, वो डिस्टेंस होता है। ओके, अभी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज करो एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए वो किसी भी रास्ते से जा सकता है, और ये इस रास्ते से जा सकता है, वो इस रास्ते से जा सकता है, या फिर वो ये थर्ड जो है इस रास्ते से जा सकता है, ठीक है, वो बी पॉइंट पे पहुँच जाएगा। अब वो जिस रास्ते पे जा रहा है, जिस पाथ पे जा रहा है, उसकी जो टोटल लेंथ है, उसकी जो टोटल लंबाई है, वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, वो किसी और रास्ते से भी जा सकता है, वो ऐसे ऐसे घूम घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जो पाथ है उसका, ठीक है, इसकी जितनी भी लेंथ हो जाएगी वो उसका डिस्टेंस होगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी डेफिनेशन ये है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो जो पॉइंट्स है, जैसे कि ए एंड बी पॉइंट्स ही ले लीजिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस है जो, ठीक है। अभी बताइए कि ये जो हमारे पास 3 पाथ हैं, 1 2 3, इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको क्या लग रहा है कि ए और बी के बीच में? ये आप सोच लीजिए, ठीक है। आपने सोच लिया इसको, आपको मोस्टली यही लगा होगा कि जो सेकेंड है वो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच में।
आप कोई और इमेजिन कर सकते हैं कि इसको छोड़ के, ठीक है, कोई और शॉर्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच में हो सकता हो? सोच लीजिए, ठीक है। लेकिन आप जितना भी सोचेंगे आपको मुश्किल है कि कोई और मिलेगा, इम्पॉसिबल ही है वैसे तो, कोई और मिलेगा, क्योंकि ए और बी पॉइंट्स के बीच में सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन का ही होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि हमारे पास अगर दो पॉइंट्स है, ठीक है, यही ए और बी पॉइंट्स है, ठीक है, अगर मेरे को कोई बोले कि इन दोनों में सबसे शॉर्ट डिस्टेंस बताओ कि क्या हो सकता है, सबसे शॉर्ट क्या हो सकता है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। और इसको क्या हम बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मतलब कि 1 2 3 पाथ्स जो हमारे पास है, इसमें से जो सेकेंड है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और 1 2 और 3 तीनों के तीनों जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल जो भी ऑब्जेक्ट है वो 1 पाथ से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है और 3 से भी जा सकता है, किसी भी पाथ से जा सकता है, वो उसका डिस्टेंस है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो सेकंड डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, सेकंड डिस्टेंस डिफरेंस ये है कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर। स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी हमने ली है, जैसे कि डिस्टेंस है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगी, ठीक है। वेक्टर का मतलब ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस साथ में डायरेक्शन भी होगी, और स्केलर का मतलब है सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। इसका क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पे कि जब ए से बी जाना है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा वो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, किसी भी डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, अभी मैंने आपको बताया वो यहाँ से भी जा सकता है, वो यहाँ से भी जा सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, यहाँ से घूम घूम के कैसे भी वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ही है उसकी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो यही जो ये एक स्ट्रेट लाइन वाला है, यही उसकी डिस्प्लेसमेंट है, एक ही डायरेक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो अभी हमने जो डायग्राम करी थी उसके रिगार्डिंग एक ईजी सा, बहुत ईजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा जो सही ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है, डायग्राम यही वाली है, ठीक है। तो सोचिए कि इसका कौन सा जो ऑप्शन है वो सही हो सकता है, क्योंकि आंसर को तो मैं आपको अभी बता ही दूंगी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास 3 पाथ दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें जो सेकेंड है वो डिस्टेंस भी है, वो डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि वो इस रास्ते से जा सकता है, अगर वो इस रास्ते से ऑब्जेक्ट गया है तो ये डिस्टेंस वो ऑब्वियसली है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है ए और बी के बीच में, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। तो मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन भी सही है अभी। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये जो फर्स्ट है ये डिस्टेंस है, ठीक है, और सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है, तो ये उससे ज़्यादा ही लग रहा है। जो थर्ड है वो भी सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, जैसे कि हमने ये 2 ऑप्शन में देखा कि इक्वल भी है और बड़ा भी है। मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, थर्ड। जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और फोर्थ क्या है, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। क्या ये चीज़ हो सकती है? अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो सबसे शॉर्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट से शॉर्ट क्या होगा, नहीं हो सकता। तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से लेस देन नहीं हो सकती। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, अ पार्टिकल इज मूविंग along a circle of radius r such that it completes one revolution in 40 seconds. What will be the displacement after 2 minutes and 20 seconds? तो हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ जिसका रेडियस r है, और एक पॉइंट बोलते हैं इस सर्कल पे मूव कर रहा है, वो पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं ए पॉइंट पे, ठीक है। तो इस सर्कल पे पॉइंट मूव कर रहा है और वो एक रेवोल्यूशन जो है, मतलब एक चक्कर जो है वो 40 सेकेंड्स में कर रहा है,
ठीक है। तो बोलते हैं उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, मतलब 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है हमें वो जाननी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है वो चीज़ लिख लेती है कि एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, 40 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हमें कितना टाइम दे रखा है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। पहले इनको जो टाइम है उनको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट और हमारे पास कितने हैं, 20 सेकेंड है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ही आसान है ये तो, सब बहुत ही ईजीली कर लोगे, ठीक है। हमारे पास कितने आ गए, 140 सेकेंड्स टाइम हमारे पास आ गया। इतने टाइम में हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो अब यूनिटरी मेथड से हम पहले ये फाइंड करते हैं कि 140 सेकेंड्स में वो कितनी रेवोल्यूशन करता है। पहले हमें ये जानना होगा कि 140 सेकेंड्स में वो कितना घूमता है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगा लेंगे, बहुत ईजी होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि 40 सेकेंड में उसकी कितनी रेवोल्यूशन हो रही है, एक रेवोल्यूशन। 1 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशन होगी, 1/40 रेवोल्यूशन। तो 160 सेकेंड्स में 140 सेकेंड में उसकी कितनी रेवोल्यूशन हो जाएगी, 140 डिवाइड बाय 40 रेवोल्यूशन, ठीक है। यूनिटरी मेथड, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 3.5 रेवोल्यूशन, ठीक है। मतलब 140 सेकेंड में उसने 3.5 चक्कर लगाए, 3.5 रेवोल्यूशन उसने पूरे करे। चलो हम ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। हमें कितने रेवोल्यूशन देखना है, 3.5 रेवोल्यूशन देखना है। तो हमारा पास पॉइंट जो था वो यहाँ पे था, ठीक है। एक रेवोल्यूशन जब हुआ वो यहाँ पे घूम के फिर वापस आ गया इसी पॉइंट पे। सेकेंड रेवोल्यूशन के बाद फिर वापस आ गया इसी पॉइंट पे, पूरा चक्कर लगाया उसने। तीसरे रेवोल्यूशन के बाद वो फिर से वापस घूम के इसी पॉइंट पे आ गया, उसने तीसरा चक्कर लगाया। फिर उसके बाद उसने हाफ रेवोल्यूशन करी, आधा चक्कर लगाया, मतलब कि वो आधे चक्कर के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, इसको A' लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया, 3.5 रेवोल्यूशन के बाद वो यहाँ पहुँच गया, A पॉइंट जो हमारा था। तो हमें क्या निकालनी है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है उस पॉइंट की। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, अब ये याद रखिए यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, दो पॉइंट्स के बीच में हमें स्ट्रेट लाइन जब हम बनाएंगे जो उसकी लेंथ होगी हमें वो निकालनी है, ठीक है। तो मतलब कि ये दो पॉइंट्स के बीच में मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी A पॉइंट की, ओके। तो इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये रेडियस है हमारे पास, ये भी R है, ये भी R है, दो R है क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी फिर, R प्लस R 2R। तो A पॉइंट की हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स और 3.5 रेवोल्यूशन हमारे पास क्या आ गई, 2R। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें ये क्यूब दिया हुआ है जिसकी हर साइड क्या है, x है, उसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है, x। तो इसमें हम एक चीटी लेते हैं, ठीक है। वो जो चीटी है वो P पॉइंट से Q पॉइंट पे जा रही है, और वो कैसे जा रही है, वो पहले P पॉइंट से यहाँ पे गई, इस पॉइंट पे पहुँची, ठीक है। फिर वो ऊपर गई, इस पॉइंट पे पहुँची, और फिर वो इस पॉइंट पे पहुँच गई इस रास्ते से, ठीक है। चीटी कहाँ से गई, P से इधर गई, फिर ऊपर गई, और फिर उस रास्ते पे गई। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं वो चीटी ने कितना डिस्टेंस कवर करा, उसका डिस्टेंस सोचिए कि चीटी का डिस्टेंस कितना होगा। पहले जब वो P पॉइंट से यहाँ पे पहुँची वो कितना चली, x, ठीक है। फिर जब इस पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से ऊपर को गई, कितना चली वो, फिर से x चली, ठीक है। फिर इस पॉइंट से जब वो Q की तरफ गई कितना चली, वो फिर से x चली। टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया चींटी ने, 3x कवर कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या जानना है, चींटी की डिस्प्लेसमेंट जाननी है, चींटी की डिस्प्लेसमेंट जाननी है। डिस्प्लेसमेंट मतलब P से जब वो फाइनल Q तक पहुंच गई उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ रहती है, ठीक है, वही होती है। तो वो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर 0 0 0 मान लें, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन थी उसकी, तो Q के कोऑर्डिनेट्स हम पता कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। अगर सपोज करो ये 0 है, ठीक है, तो मतलब जो Q है उसका x की तरफ कितना डिस्टेंस हुआ, ये x ही हुआ, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये Q का x एक्सिस पे डिस्टेंस है, वो रहा x,
ठीक है। और जो Q है उसका ऊपर को कितना डिस्टेंस है, ये वाला, यहाँ से लेके Q का जो Y की तरफ डिस्टेंस है ये कितना है, ये भी x है, ठीक है। और ये जो Q है इसका ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो भी x है, ठीक है। उसका z एक्सिस पे भी x हो गया, पर उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए वो क्या आ गए, x, x और x। तो हमारे पास P के इनिशियल कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें फाइनल कोऑर्डिनेट्स भी पता है x, x, x। तो हम जो ये जो PQ है उसका जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास PQ क्या आ जाएगा, हमारे पास √x माइनस 0 का स्क्वायर। हम क्या करते होते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल और उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसे ये पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट, ठीक है, स्क्वायर आ गया, ये √ सारे पे आएगा। फिर ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास PQ की लेंथ आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस x² प्लस x², ये आ जाएगा √3x², आ जाएगी ये चीज़। और x² है क्योंकि, तो ये बाहर आ सकता है √ से, तो ये ऐसे बन जाएगा। बहुत ही आसान था, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 3x है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, √3x है, कि आप इन दोनों की रेशो निकाल दो, रेशो ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, विथ डिस्प्लेसमेंट, हमें रेशो जाननी है ये वाली। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 3x, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, √3x, x से x कट जाएगा, ये जब इससे कट जाएगा हमारे पास √3 आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया √3 रेशो ऑफ डिस्टेंस विद डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही आसान था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत ही इजी था। डिस्टेंस क्या था, चींटी जिस रास्ते पे गई हमने टोटल उसकी लेंथ कवर कर ली। डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट था जो हमने शॉर्टेस्ट पाथ देखा, उसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन से उससे फाइनल वाली पोजीशन तक वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, वो हमने निकाल ली। बहुत ही आसान था। तो मज़ा आ रहा है ना। देखिए हम मज़े से क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्वेश्चन नंबर 4 पे भी पहुंच गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्कल दे रखा है जिसपे हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q, और सर्कल जो है उसका जो रेडियस है वो R है। तो हमें क्या निकालना है, आप थोड़ा गेस कर ही लिया होगा, P और Q के बीच में हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट निकालना तो अब तक आपका बाएं हाथ का खेल हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है, थोड़ी सी कसर रह भी गई है तो कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे हम, ठीक है। तो P और Q के बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले स्टेप क्या होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के टाइम, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हमने, स्ट्रेट लाइन P और Q को ज्वाइन करते हुए हमने ड्रॉ कर ली, और इसकी हमें अब क्या निकालनी है, लेंथ, वो हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ PQ, ठीक है। और वो निकालने से पहले अभी मैं एक और लाइन जो है वो ड्रॉ करती हूँ, P को सेंटर से ज्वाइन करते हुए सर्कल पे। अब आपको बहुत ही इजीली पता लग रहा होगा कि हम PQ को कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक मिनट यहाँ पे मैं इसको O नाम दे देती हूँ, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास OPOQ हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है हम उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा कर कोई भी साइड निकाल सकते हैं ट्राइंगल की, ठीक है। तो PQ साइड हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये देखो राइट एंगल के बिल्कुल सामने है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, मतलब हम PQ निकाल सकते हैं। OQ हमारे पास R है क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, OP भी हमारे पास R है क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज होता है अंडर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, R उसका स्क्वायर, बेस भी हमारे पास क्या है, R उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया √2r स्क्वायर। R यहाँ पे स्क्वायर है उसका, तो वो बाहर आ जाएगा, तो एक तरीके से √r आ जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज आ गया, मतलब यही हमारे पास PQ है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, √r। कितना ईजिली हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और इस डायग्राम को देख के तो मेरे को पक्का श्योर है कि आपको पता लग ही गया होगा मेरे को क्या करना है इस डायग्राम में।
तो इस डायग्राम में हम क्या करेंगे, पी और क्यू की डिस्प्लेसमेंट उसके बीच में फाइंड करेंगे ऑब्वियसली। और पी और क्यू की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हमेशा सेम ही रहता है डिस्प्लेसमेंट के, कि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं उन पॉइंट्स के बीच में। कर ली हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो पॉइंट है इसको पहले तो ओ नाम दे देती हूँ, हमें इजी हो जाएगा, ठीक है। और जिस डिस्प्लेसमेंट है उसका नाम मैंने क्या दे दिया, डी, ठीक है। और ओ पी जो है वो आर है और ओ क्यू है वो भी आर है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ दी सर्कल है, ठीक है। तो हमें डी निकालनी है। डी निकालने से पहले हम इसमें वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। डी निकालने के लिए हम वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे एक अलग से एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लेनी चाहिए, इजी रहेगा। तो जो वेक्टर डायग्राम है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। दो वेक्टर्स ये बन गए मेरे पास, एक वेक्टर हो गया ओ पी वेक्टर और एक हो गया ओ क्यू वेक्टर, और ये जो उनको ज्वाइन कर रहा है ये मेरे पास क्या आ गया, डी वेक्टर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया डी वेक्टर। तो इसका नाम दे देती हूँ मैं R1 वेक्टर, ठीक है। इसको नाम दे देती हूँ R2 वेक्टर, और ये आ गया डी वेक्टर, और ये है ये वाले दो वेक्टर्स इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो क्या बोलता है कि जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करता है तो दो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, सपोज मेरे पास एक ये वेक्टर है, ठीक है, और वो दूसरे वेक्टर के साथ ऐसे ज्वाइन हो रहा है। कैसे ज्वाइन हो रहा है कि एक वेक्टर का जो हेड है, इसका जो हेड है वो दूसरे के टेल के साथ ज्वाइन हो रहा है, क्योंकि देखो इसका ये जो फर्स्ट वेक्टर इसका हेड ये रहा, जो सेकेंड है उसका हेड ये रहा, और सेकेंड का जो टेल है वो कहाँ पे है, ये रहा टेल, ये टेल है, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो वन वेक्टर जो है उसको हम टू के साथ ऐड कर सकते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है वो थर्ड वेक्टर होता है, वो हमारा थर्ड वेक्टर होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ हम वहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर प्लस डी वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से मैं डी वेक्टर निकाल सकती हूँ, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अब हमें डी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, और उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा, और ये ठीक, और माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। और R1 R2 किसके बराबर है, R के बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। और वो चीज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा, और ये क्या बन गया 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। ये चीज़ क्लियर होगी अभी आपको, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया था लास्ट में, डी वेक्टर हमारे पास आ गया था 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसमें से क्या करेंगे, हम 2R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के इक्वल, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हम उसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 2R स्क्वायर, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। और अब हमारे पास क्या आ गया 2 2 4 4R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। जब अंडर रूट हटाएंगे ये आ जाएगा हमारे पास 2R, 4 का 2 बन जाएगा, R स्क्वायर का R बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है आप इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे सर्कल में कभी भी क्वेश्चन आता है और ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कुछ भी दी होती है, यहाँ पे तो 60 दी है, 30 हो सकती है, 90 120 कुछ भी हो सकती है, आपको वहाँ पे बस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ थीटा की जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 डिग्रीज, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला आया डिस्प्लेसमेंट का 2R साइन थीटा बाय 2, और हमारे पास
थीटा कितना है 60/2, तो ये हो जाएगा sin 30। sin 30 कितना होता है हमारे पास 1/2, और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया r। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आ चुकी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है r। है ना आसान। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमने सर्कल के तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब कुछ अलग करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। अ मैन हैज़ टू गो 50 meters ड्यू नॉर्थ, 40 meters ड्यू ईस्ट एंड 20 meters ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। हमें क्या निकालना है सबसे पहले डिस्टेंस। व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, ठीक है। फिर हमें क्या निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं, वो क्या बोल रहा है। अ मैन जो है वो 50 meters नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ओके। तो नॉर्थ किस डायरेक्शन में होता है, ऊपर से ऊपर को होता है, ये हमने ड्रॉ कर लिया 50 meters वो नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है। 40 meters ईस्ट इस डायरेक्शन में, ये हो गए 40 meters ईस्ट, ठीक है। और 20 meters फिर साउथ की तरफ गया, वो बिल्कुल 20 meters साउथ की तरफ गया, ठीक है। इतना हो गया। तो हमारे पास क्या है, ये उसका स्टार्टिंग घर का है, ठीक है। और ये यहाँ पे वो फील्ड पे पहुँच गया, इसका हम नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। और हम ये जो ए और डी है उनको ज्वाइन भी कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस तो बहुत ही आसान होता है। डिस्टेंस में क्या करना है, हमें जितना डिस्टेंस वो चला उसको हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले वो चला 50 meters, फिर चला वो 40 meters, और फिर वो कितना चला 20 meters। तो ये अब हमारे पास कितना आ गया 110 meters। आसान था। डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 110 meters। नेक्स्ट हमने निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में कैसे होता था, डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहला स्टेप तो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन और जो उसकी फाइनल पोजीशन है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। हमें अब क्या करना है, एडी जो है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। एडी की लेंथ फाइंड करने के लिए अब मैं क्या करती हूँ, ये वाले पॉइंट्स जो है इनको भी ज्वाइन कर लेती हूँ। ये यहाँ आ गया और ये स्ट्रेट यहाँ आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। और उसको मैं, इसको क्या नाम दे देते हैं हम, ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आपको देख के पता ही लग रहा होगा ए ओ डी जो है वो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, और ए डी क्या है फिर हाइपोटेन्यूज। ए डी क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो हम पाइथागोरस की थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास बी सी कितना था, ये कितना चला था वो 40 meters इधर चला था, ये चला था वो 50 meters, और ये चला था वो 30 meters। अगर ये 40 है तो ये नीचे भी सेम है, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूरा 50 है, ठीक है, सॉरी ये कितना था 20 था, ठीक है। अगर ये पूरा 50 है, ठीक है, और इतना जो है ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 - 20, ये हो जाएगा 30 meters। ये चीज़ क्लियर होगी ना आपको, ठीक है। अगर ये पूरा है 50, पूरा का पूरा ये 50 है और इतना 20 है, और ये कितना बचा 30 बच गया हमारे पास, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास 900 प्लस 1600, ये आ जाएगा 2500, ये आ गया हमारे पास 50 meters। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया फिर 50 meters। ये चीज़ क्लियर होगी आपको, होगी इजी है। और हमें फिर क्या निकालना है, अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हुई तो हमें ये थीटा पॉइंट निकालना होगा कि किस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है साथ में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। वो भी बहुत ही ईजिली हम फाइंड कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, डायग्राम हमारा इरेज हो गया, बार रफ सा डायग्राम मैं बना लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास था थीटा और ये था 40 और ये हमारे पास था 30 meters, यही था, ठीक। थीटा निकालने के लिए अगर हम tan थीटा निकालेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए, tan हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
tan हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 30 मीटर्स और बेस हो गया हमारे पास 40 मीटर्स, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास tan क्या आ गया 3/4, ठीक है। और थीटा क्या है, tan उधर जाके क्या बन जाता है, tan का इनवर्स बन जाता है, और ये आ गया tan इनवर्स 3/4, ठीक है। थीटा हमारे पास आ गया tan इनवर्स, मतलब कि हमारे पास डायरेक्शन की क्या आ गई, tan इनवर्स 3/4। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, और जितने भी अब तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं मेरे को विश्वास है कि आप उनके बेसिस पे इसको तो ज़रूर सॉल्व कर लोगे। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की खुद कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। A wheel of radius r is rolling on the road. What will be the displacement of a point A in half rotation of the road? तो हमारे पास एक व्हील दे रखा है जिसका रेडियस जो है वो r है, ठीक है, और जो पॉइंट है वो A है, दिया हुआ है इस पर। तो हमें क्या करना है कि हाफ रोटेशन के बाद उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाफ रोटेशन के बाद कैसा सा सीन होने वाला है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हाफ रोटेशन के बाद ये कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है। तो इस पे जो अब ए पॉइंट है वो हाफ रोटेशन के बाद ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ से मूव करेगा और वो ऊपर पहुंच जाएगा हाफ रोटेशन के बाद। हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स को क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। ये तो अब तक सबको ही पता लग गया होगा कि उनको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें ए डैश निकालना है, हमें निकालना है ए डैश। तो वो निकालने के लिए अगर मैं एक बार इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगी कि ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और ए डैश उस राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने अगर पता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमें क्या और चीज़ पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस पता होना चाहिए। तो जो परपेंडिकुलर है वो तो इस सर्कल का डायमीटर हो गया ना, ये डायमीटर है, और डायमीटर क्या होता है, वो रेडियस का डबल होता है। तो हमारे पास क्या आ गया कि इसको अगर मैं ओ नाम दे दूँ तो ए डैश ओ हमारे पास क्या आ गया 2r डायमीटर। अब हमें ए ओ निकालना है। ए ओ निकालने के लिए ज़रा आप यहाँ पे गौर करें कि जब हाफ रोटेशन हुई तो ये वाला जो था, इतना वाला जो ये जो लाइन थी, जो ये जो डिस्टेंस था, ये जो सर्कमफरेंस था, ठीक है, ये टच कर रहा था यहाँ पे रोड के साथ, मतलब इसने जितना ये सर्कमफरेंस था ये वाला, इतना ही डिस्टेंस कवर करा इसने आगे को। ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है, यही डिस्टेंस उसने आगे को कवर करा। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए ओ है वो जो हाफ सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वो है, ठीक है। पूरा सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो हाफ कितना हो जाएगा πr। तो हमारे पास ए ओ क्या आ गया, हमारे पास πr आ गया। तो अब हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है अब यहाँ पे 2r और उसका स्क्वायर हो गया, और बेस हमारे पास क्या है πr और उसका स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास बन गया 4r² प्लस π² r², और इसमें r² हम बाहर ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा 4 प्लस π², और क्या कर सकते हैं, r बाहर आ जाएगा क्योंकि वो अंदर बच जाएगा 4 प्लस π², और ये हमारे पास आ गया आंसर। हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। ओके लर्नर्स, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में भी आपको कुछ आइडिया तो होगा ही, लेकिन नॉर्मल लाइफ में हम इन दोनों वर्ड्स को बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, मतलब कि स्पीड की जगह पे वेलोसिटी भी बोल देते हैं, वेलोसिटी की जगह पे स्पीड भी बोल देते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। तो स्पीड क्या है, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे किस चीज़ का डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, दोनों में हम सेम टाइम ले रहे हैं 1 मिनट। जो ए ऑब्जेक्ट है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, और जो बी है वो 1 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है।
तो अब जो हमारा b है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्पीड जो क्या होगी वो ज़्यादा होगी, इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। यही है कि हम एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उससे हम उसकी स्पीड के बारे में बता सकते हैं। अगर सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो मतलब कि हमारी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसे ही वेलोसिटी में हम कुछ यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं वो हमारी वेलोसिटी होगी। ओके, तो हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इससे आपको फर्दर फ्यूचर में जो भी डेफिनेशंस है वो समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, लाइक डेफिनेशन में, कि हमारे पास स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे कुछ भी है, जैसे सपोज करो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स बोल देती हूँ मैं, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अगर यहाँ पे है रेट ऑफ चेंज ऑफ, सपोज करो ए है हमारे पास, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बाई टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पे टी है, टाइम है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इस लेक्चर में स्पीड और वेलोसिटी की दो टाइप्स भी करेंगे। दो टाइप्स है हमारे पास, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी और एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी को एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी का एक और डिफरेंस बताना चाहती हूँ। जो स्पीड है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, जो वेलोसिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड स्केलर इसलिए होती है क्योंकि इसमें डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम था स्पीड का फॉर्मूला, और वेलोसिटी वेक्टर इसलिए होती है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, चलिए अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी समझते हैं और एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, आप स्कूल जा रहे हैं और आप स्कूल जाने में बहुत देर लेट हो चुके हैं, ठीक है, और बहुत ही कम समय रह गया, तो आप भागते भागते स्कूल जा रहे हैं वरना आपको फाइन लगेगा। तो जब आप भागते भागते जा रहे थे, स्टार्टिंग में आपकी जो स्पीड थी वो 8 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। लेकिन आप भागते भागते थक गए तो आपकी जो स्पीड है वो चेंज होके 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। लेकिन फिर आपने देखा कि ओहो अब तो 2 मिनट ही रह गए, अब तो बहुत तेज़ भागना पड़ेगा, तो आपकी जो स्पीड थी वो फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। सपोज घर से स्कूल का जो टोटल डिस्टेंस था वो 2000 मीटर्स का था। तो जब आप 2000 मीटर्स कवर कर रहे थे, आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी कभी कम हो रही थी। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे कि इस समय पे जो आपकी इस इंस्टेंट पे जो आपकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, वो इस समय की इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक क्षण पे जो आपकी स्पीड है या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। जैसे कि इस क्षण पे, इस समय पे स्पीड कितनी थी, 8 मीटर पर सेकेंड, वो इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। बाद में इस समय पे आपकी स्पीड कितनी थी, वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो इस समय की, इस क्षण की इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ द स्पीड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। ओके, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है वो है उस टाइम की इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब अगर साथ में हम डायरेक्शन लगा दें स्पीड के हम डायरेक्शन लगा दें, जैसे कि आप राइट की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको समझने के लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी समझने के लिए हम एक और एग्जांपल दे लेते हैं। अब सबने स्पीडोमीटर तो देखा ही होगा, ये कार बाइक में होता है, ठीक है। अब हम कार की एग्जांपल लेते हैं। तो कार के स्पीडोमीटर, आप कार में जा रहे हैं, ठीक है, आपने एक समय पे अपने स्पीडोमीटर की तरफ देखा, और जब आपने देखा तो उसकी जो स्पीड थी वहाँ दिखाई जा रही थी 80 किलोमीटर पर आवर थी,
ठीक है। वो क्या हुआ, वो उस समय की, जिस समय आपने उसको देखा, वो उस समय की आपकी कार की इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। ठीक है। आपने फिर कुछ सेकंड के बाद देखा तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ के 60 किलोमीटर पर आवर हो गई थी। ठीक है। तो मतलब कि फिर वो उस समय की इंस्टेंटेनियस स्पीड हुई जिस समय पे आपने उसको देखा। तो जो स्पीडोमीटर होता है वो कार में उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ। सपोज करें कि आपने ये जो 2000 मीटर्स का डिस्टेंस था ये आपने 400 सेकंड में पूरा कर लिया। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो है उसको मैं सपोज करूँ डी से लिखती हूँ और ओवर टोटल टाइम उसको मैं टी से लिख रही हूँ। तो टोटल डिस्टेंस है 2000 मीटर और टोटल टाइम था 400 सेकेंड। ठीक है। तो ये हमारे पास कट के क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर आई है? नहीं। इंस्टेंटेनियस स्पीड तो चेंज हो रही थी, कभी 8 हो रही थी, कभी 3 हो रही थी, कभी 10 हो रही थी, लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो हमारी 5 मीटर पर सेकेंड आई है। तो एवरेज स्पीड जो है वो एक तरीके से हमें बड़ा वाला व्यू दिखाती है कि एवरेज क्या है स्पीड का। ठीक है। अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो आप एवरेज रन रेट की बात कर लेते हैं। ठीक है। सपोज करो 50 ओवर्स में जो एवरेज रन रेट था वो 6 रन का था। ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर ओवर में 6 रन ही बने होंगे, किसी में ज़्यादा भी बन सकते हैं, किसी में कम भी बन सकते हैं, लेकिन वो एवरेज था। उसी तरह से यहाँ पे जब आपने ये 200 मीटर्स कवर करा था आपकी स्पीड बढ़ रही थी, कम हो रही थी, लेकिन एवरेज कितनी स्पीड थी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के पहले फॉर्मूलाज बता देती हूँ, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हम बाद में करेंगे उसके क्वेश्चंस, तो उसको हम उसके फॉर्मूलाज जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है, जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा क्वेश्चन है अ मैन वॉक्स 1200 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट इन 10 सेकेंड्स एंड देन 600 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट इन 8 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हमारा जो मैन है वो 10 सेकेंड्स में 1200 मीटर्स चल रहा है। ऐसा कोई नॉर्मल इंसान इतना फास्ट तो नहीं चल सकता है, कोई सुपर हीरो ही इतना फास्ट चल सकता है। ओ हाँ, फ्लैश चलता है। फ्लैश बोलता है ही इज़ द फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में हम फ्लैश की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। तो फ्लैश जो है वो 1200 मीटर्स चल रहा है वेस्ट इन 10 सेकेंड्स। ठीक है। चलिए हम अपनी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम से हर चीज़ आसान हो जाती है। ठीक है। ठीक है। तो जो पर्सन है, जो हमारे पास फ्लैश है, वो क्या बोल रहा है कि वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है। और वेस्ट की तरफ किया 1200 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वापस आ गया वो। ठीक है। 600 मीटर्स इन 8 सेकेंड्स। और हमें निकालनी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? डिस्टेंस तो बहुत ईजिली निकाल सकते हो, कितना चला वो। पहले 1200 मीटर्स चला, फिर उसके बाद 600 मीटर्स चला, तो ये हमारे पास हो गया 800 मीटर्स। ठीक है। और हमारे पास टोटल टाइम कितना आ गया?
वो भी बहुत ईजिली निकल जाएगा, पहले 10 सेकेंड्स और फिर 8 सेकेंड्स, तो ये हमारे पास आ गए 18 सेकेंड्स। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी 1800 मीटर्स डिवाइडेड बाय 18 सेकेंड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। ईजी था, काफ़ी आसान था। तो नेक्स्ट अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हुई यहाँ पे, जो हमारा फ्लैश है वो यहाँ से चला, यहाँ गया, फिर वापस यहाँ पे आ गए। तो स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास क्या थी, ये, और फाइनल पोजीशन ये थी, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, अगर टोटल हमारे पास है 1200 मीटर्स, ठीक है, और इतना था 600 मीटर्स, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 600 मीटर्स, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 600 मीटर्स, ठीक है। और टाइम कितना लिया, अभी निकाला था हमने 18 सेकेंड। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 3.33 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी with speed v1 and return from point b to a at speed v2, calculate average speed and average velocity। हमारे पास एक बस है जो a से b पॉइंट तक गई है v1 स्पीड के साथ, ठीक है, और वापस b से a आई है v2 स्पीड के साथ। तो हमारे पास ये a पॉइंट है और ये हमारे पास हो गया b पॉइंट, ठीक है। a से b गई है वो v1 स्पीड के साथ, और हम मान लेते हैं टाइम कितना लिया उसने, t1, और वापस B से A आई है वो V2 स्पीड के साथ, और हम मान लेते हैं टाइम कितना लिया उसने, T2, ठीक है। और A से B तक का डिस्टेंस हमने कितना यहाँ पे मान लेते हैं, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो D है, ओके। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का तो आपको बहुत ईजिली यहाँ पता लग जाना चाहिए। क्यों पता लग जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बस जो है वो A से B गई और B से फिर वापस A पे आ गई, तो स्टार्टिंग पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, लेकिन वो दोनों तो ए ही है, ठीक है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 0 अपॉन टाइम t ले लिया हमने, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। ईजी था ये, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट निकालनी है एवरेज स्पीड। यहाँ पे देख के आपको क्या लगेगा कि एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास v1 स्पीड दे रखी है, v2 दो स्पीड दे रखी है, हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें जो पता है कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है और टाइम निकालना है। डिस्टेंस तो हमने कितना माना है, d, डिस्टेंस हमने माना है d, लेकिन a से b गया है और b से वापस आया है, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2d। ये चीज़ होगी आपको क्लियर, हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d। अब हमने टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा a से b जाने का टाइम t1 प्लस b से a जाने का टाइम t2। हमें t1 और t2 निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और हमारे पास टाइम कहाँ से निकाल सकते हैं, हमें क्या पता है कि जो स्पीड है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो t यहाँ चला जाएगा ऊपर और v नीचे आ जाएगा, और ये बन जाएगा t इज इक्वल्स टू d बाई वी। ये हमारे पास t का फॉर्मूला आ गया, इसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं।
हमारे पास T1 क्या आ जाएगा, D डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है वहाँ पे V1, ठीक है। और हमारे पास T2 आ जाएगा फिर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, हमारे पास स्पीड कितनी है B से A जाने की, V2, ओके। तो हमारे पास टोटल टाइम क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, तो टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा T1 प्लस T2, ये हो जाएगा D बाई V1 प्लस D बाई V2, हमारे पास टोटल टाइम आ गया। अभी जो हमारे पास टोटल टाइम आ गया है उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी 2D डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम हमने अभी निकाला है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगी D डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो हमने अभी निकाला है D बाई V1 प्लस D बाई V2। क्लियर हो गया इतना। अब हम क्या कर सकते हैं, D को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, ओके। D से D कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, ओके। तो अब क्या करेंगे, नीचे सॉल्व कर लेंगे, V1 V2 एलसीएम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर V2 की कमी है तो V2 आ जाएगा, और इस जगह पे ऊपर V1 की कमी है तो V1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2, ये हमारे पास आ गई एवरेज स्पीड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन करने के बाद जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी ये वाला एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझने के लिए, आपकी वो कमी भी पूरी हो जाएगी, और आपको ये कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला पता लग गया, हमें पता है कैसे निकालनी है एवरेज स्पीड। तो अब हमें सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं, और वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारे एवरेज स्पीड के जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली सॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो क्या है क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो हमें क्या दे रखा है कि एक पर्सन जो है वो स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रहा है, अ पर्सन इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, पर्सन स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और इसमें जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है d, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, उसने जो हाफ डिस्टेंस है वो कवर करा है स्पीड v1 के साथ, जो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2, वो उसने कितना कवर करा है v1 स्पीड के साथ, और उसके लिए उसने कितना टाइम लिया, हम मान लेते हैं t1 टाइम लिया उसने, ठीक है। तो जो बाकी का हाफ डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा d/2, और वो उसने कितनी स्पीड से कवर करा v2 के साथ, और कितना टाइम लिया उसके लिए, उसने t2 टाइम लिया, ठीक है। अब हमारे पास सब डायग्राम आ गया है, हमारे पास सब वेरिएबल्स आ गए, सब वैल्यूज आ गई है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ओके। तो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास d, टोटल टाइम हम ले लेते हैं t, ठीक है। और टोटल टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, t1 t2 हम निकाल लेंगे, बहुत आसान है t1 t2 निकालना। हमारे पास t1 क्या हो जाएगा डिस्टेंस, t1 के लिए अब डिस्टेंस कितना है d/2, और t1 के लिए टाइम के द्वारा जब दौरान हमारी स्पीड कितनी लगी थी v1, ठीक है। t2 अब हमारे पास जो टाइम है उसके टाइम पे डिस्टेंस कितना था d/2, और स्पीड कितनी थी तब हमारी v2, ठीक है। तो हमारे पास t1 आ गया d/2 v1, और हमारे पास t2 जो था वो आ गया d/2 v2, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, अब हम टोटल टाइम निकाल लेंगे। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा t1 प्लस t2, ये आ जाएगा d/2 v1 प्लस d/2 v2, ठीक है। तो ये जो टाइम है इसको हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। एवरेज स्पीड क्या थी हमारे पास, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस d था, टोटल टाइम क्या है d/2 v1 प्लस d/2 v2,
ठीक है, अब क्या होगा, नीचे से d/2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है, d से d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया नीचे 1/2 और इसका हम ले लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा v1 v2 और v2 पर, क्योंकि यहाँ पे v2 की कमी पहले, दूसरे में v1 की कमी, वहाँ पे आ गया v1। ठीक है, तब हमारे पास क्या आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमारे पास आ गई एवरेज स्पीड। आसान था। ठीक है, हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था, हमारे पास सब वेरिएबल्स थे, हमने उनको सब्स्टिट्यूट करा, हमने एवरेज स्पीड निकाल ली। तो एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में यहाँ पे v1 और v2 की जगह पे आपको v1 v2 की डायरेक्ट वैल्यूज दी होंगी, जैसे 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या करनी है, या तो आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, लेकिन ये याद नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके भी आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन को तो आप खुद से ज़रूर सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मेरे को तो पूरा विश्वास है आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ज़रूर सॉल्व करना। तो चलो मैं तो अभी सॉल्व कर ही दूंगी ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, अ पर्सन कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होता है, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो एक पर्सन ने जो डिस्टेंस था, एक मिनट, हम पहले डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस जो हम ले लेते हैं अपना, वो ले लेते हैं d। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, d। तो उसने क्या करा, जो 2/5 ऑफ द डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस का जो 2/5 था, ठीक है, वो उसने v1 स्पीड के साथ करा और उस ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने टाइम कितना लिया, t1। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द जो 3/5 डिस्टेंस था, ठीक है, वो उसने कितनी स्पीड के साथ करा, v2 के साथ, ये 5 है। ठीक है, और वो करने के लिए उसने टाइम कितना लिया, हमने मान लिया उसको t2। ठीक है, यहाँ तक तो सबने कर ही दिया होगा, कर लिया। अब सोचो नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास सब वेरिएबल्स आ गए, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्ले टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो d डिस्टेंस टोटल कितना है हमारे पास, d, टोटल टाइम हम ले लेते हैं फिलहाल t। टोटल टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल टाइम हमारे पास क्या होता है, t1 प्लस t2। t1 हमारे पास क्या आ जाएगा, t1 के टाइम पे डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 2/5d। ठीक है, और वेलोसिटी और स्पीड कितनी थी, v1। ऐसे ही हमारे पास t2 टाइम आ जाएगा 3/5d और तब स्पीड कितनी थी, v2। ठीक है, हमारे पास t1 क्या आ जाएगा, 2d/5v1 और t2 हमारे पास आ जाएगा 3d/5v2। क्लियर हो गया, ये बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट आप खुद सॉल्व करिए, इसके बाद करिए सॉल्व ज़रा। ठीक है, क्या टोटल टाइम हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, हमारे पास एवरेज स्पीड। तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास टोटल टाइम क्या आ गया है, 2d/5v1 प्लस 3d/5v1 v2 आ गई हमारे पास ये चीज़। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे d/5 तो कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा हमारे पास 2/v1 प्लस 3/v2। ठीक है, d से d कैंसिल, d से d कट गया। ठीक है, अब 5 ऊपर ले जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, v1 v2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास v2 की कमी है तो 2 के साथ v2 आ जाएगा, और दूसरे वाले में यहाँ पे हमारे पास v1 की कमी है तो 3 के साथ v1 आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 5v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2। आ गया हमारे पास आंसर, एवरेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हट गया, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमारे पास जो मेथड है ना एवरेज स्पीड का,
वो हम मेथड यहाँ भी यूज़ करेंगे और वो मेथड यूज़ करके हमारा ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड का, अगर आप फॉर्म जो हमारा मेथड है ना वो यूज़ करोगे तो ईजिली आपको ये वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स, फाइंड एवरेज स्पीड। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डायग्राम बना लेती हूँ क्योंकि उससे ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, जो बॉय है वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो v1 v2 स्पीड के साथ कर रहा है फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स। सपोज करो वो यहाँ से यहाँ तक गया, टोटल डिस्टेंस जो था वो था d। ठीक है, और जो इतना डिस्टेंस था यहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, सपोज करो वो डिस्टेंस को हमने मान लिया d1 और वो क्या बोल रहे हैं, वो वाला डिस्टेंस उसने v1 स्पीड के साथ करा है और टाइम लिया है t। ठीक है, जो बाकी का डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं d2 और वो उसने v2 स्पीड के साथ करा है लेकिन टाइम उसने उतना ही लिया है, टाइम उसने t ही लिया है। हमारे पास वेरिएबल्स आ गए। अब हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये चीज़ भी हमें पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है d और टोटल टाइम जो है वो हम अभी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे क्या पता है, हमें पता है टोटल d डिस्टेंस है और d1 d2 दो डिस्टेंस, जो d को d1 d2 डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, d1 और d2 की वैल्यू निकालते हैं। d1 हमारे पास क्या आ जाएगा, v1t आ जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास v क्या होता है d अपॉन t, और अगर d निकालना है तो t इधर चला जाएगा, d आ जाएगा हमारे पास vt। ठीक है, तो जब d1 डिस्टेंस के लिए उसने स्पीड कितनी थी उसकी v1 और टाइम था t, ऐसे हम d2 के लिए निकाल लेंगे v2t, निकाल लिया। तो टोटल डिस्टेंस है हमारा d, वो किसके बराबर है, d1 प्लस d2 के बराबर है बराबर। ठीक है, और d1 है हमारे पास v1t और d2 है हमारे पास v2t, तो हमारे पास d क्या आ गया, v1t प्लस v2t आ गया। और d हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर t कॉमन ले लें v1 प्लस v2 आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ से हम t निकाल सकते हैं, t हम निकाल सकते हैं। t अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या था, d था t v1 प्लस v2 और हमारे पास d आ जाएगा d अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, हमारे पास t आ गया d बाई v1 प्लस v2। ठीक है, तो अब हमारे पास एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम को मैं कैपिटल टी के साथ लिखती हूँ क्योंकि स्मॉल टी क्या लिया है हमने, स्मॉल टी हमने आधे रास्ते का टाइम लिया है, तो जो टोटल टाइम है वो हमने कैपिटल टी होगा हमारे पास। ठीक है, और जो टोटल टाइम है हमारे पास कैपिटल टी वो है 2t, 2t, क्योंकि टोटल टाइम है हमारे पास t प्लस टी। इधर देखिए, टोटल टाइम हमारे पास है t प्लस टी, तो हमारे पास टोटल टाइम है 2t। ठीक है, टोटल टाइम है हमारे पास, यहाँ मैं लिख देती हूँ, टोटल टाइम है हमारे पास 2t। ठीक है, तो हमने क्या करा था, t की वैल्यू निकाल रखी है d बाई v1 प्लस v2, ये निकाल लिया हमने। ठीक है, d से d कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड। आसान था, हमने अपना मेथड फॉलो करा, हमने डायग्राम बनाई, वेरिएबल्स लिखे और हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिया। चलिए, अब इस क्वेश्चन में तो मेरे को बिल्कुल विश्वास है कि आप ज़रूर इसको सॉल्व करके देखोगे मेरे सॉल्व करने से पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v and remaining half at speed v1 for 2/3 time and speed v2 for 1/3 time. Find average speed. अभी इस क्वेश्चन में हमें 3 स्पीड दे रखे हैं, ठीक है, और इसके लिए तो हमें सुंदर सी डायग्राम बनानी पड़ेगी क्योंकि डायग्राम से ही हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो एक सुंदर सी डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, तो जो ट्रेन है वो ए से बी पॉइंट यहाँ तक चली है। ठीक है,
तो जो उसने हाफ डिस्टेंस कवर करा है, हाफ डिस्टेंस उसने v स्पीड पे कवर किया है, ठीक है। और इसके लिए मैं टाइम मान लेती हूँ कि उसने t1 टाइम लिया था हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए। टोटल डिस्टेंस इस बार हम 2d लेंगे, तो हाफ डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो बाकी का हाफ डिस्टेंस है ना, उसमें भी उन्होंने 2 स्पीड से कवर करा है। पहली जो स्पीड ली है, सपोज करें कि यहाँ तक, ठीक है, हाफ से लेके यहाँ तक v1 स्पीड और बाकी के रास्ते v2 स्पीड। और जब v1 से कवर कर रहे थे हम वो वाला डिस्टेंस, ट्रेन कवर कर रही थी वो वाला डिस्टेंस, तो कितना टाइम लिया गया, 2/3। पहले तो हम टाइम ले लेते हैं हाफ डिस्टेंस के लिए, ये वाले पूरे हाफ डिस्टेंस के लिए उन्होंने टाइम लिया t2, ठीक है। तो ये जो v1 वाला था, ये तो t2 है पूरे के लिए, ठीक है। तो v1 के लिए कितना टाइम लिया उन्होंने, v1 के लिए उन्होंने टाइम लिया 2/3 टाइम ऑफ t2, ठीक है। और v2 के लिए उन्होंने टाइम लिया 1/3 ऑफ t2। ये चीज़ होगी क्लियर, हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास डायग्राम आ गया है, हमारे पास सारे वेरिएबल्स भी आ गए हैं, और ये जो था, ये वाला डिस्टेंस भी लिख लेते हैं, ये था d। इतनी चीज़ होगी हमारे पास क्लियर, ठीक है। अब हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, अब तक तो क्लियर हो गया। हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस भी हमें पता है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है 2d, और टोटल टाइम हम ले लेते हैं t, ठीक है। तो t हमारे पास क्या हो जाएगा, t हमारे पास हो जाएगा t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। t1 निकालना तो बहुत आसान है, t1 आ जाएगा हमारे पास d/v, t1 आ गया हमारे पास d/v। t2 निकालने के लिए हमें थोड़ा इस जगह पे गौर करना पड़ेगा। अब t2 निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये वाले 2 डिस्टेंसेस निकालती हूँ। जब v1 स्पीड से हम कवर कर रहे थे, हमने टाइम लिया था 2/3 t2, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, इतना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितनी है v1, ठीक है, और टाइम कितना है हमारे पास 2/3 t2, 2/3 t2। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस इतना, ये वाला डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जो बाकी इतना रास्ता बचा है हमारे पास, ये इसके लिए डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं d1 लिख लेती हूँ, उसको मैं d2 लिख लेती हूँ। उसके लिए हमारे पास आ जाएगा v2 स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है हमारे पास 1/3 t2, होगी ये चीज़, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो हमने निकालने d1 d2, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा d, इनको ऐड करके हमारे पास क्या आएगा d। तो d आ जाएगा हमारे पास d1 प्लस d2, मतलब कि d1 प्लस d2, ये आ जाएगा 2/3 v1 t2 प्लस 1/3 v2 t2। आ गई ये चीज़, ठीक है। अब हमारे पास d क्या आ गया, अब 3 जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3 आ जाएगा हमारे पास 1/3 कॉमन, अंदर बच जाएगा 2v1 t2 प्लस v2 t2, ये चीज़ बच जाएगी। 3 ऊपर चला जाएगा, जब 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, थ्री हमारा ऊपर चला जाएगा और वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ से t2 भी कॉमन ले सकते हैं, इसको मैं अब आगे सॉल्व कर देती हूँ। तो हमारे पास क्या आया था, d2 आया था हमारे पास, t2 हमने कॉमन ले लिया 2v1 प्लस v2, हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम t2 निकाल सकते हैं, t2 हमारे पास आ जाएगा 3d अपॉन 2v1 प्लस v2, हमारे पास अब t2 भी आ गया। t1 हमारे पास था, t2 हमने निकाल लिया, तो हमारे पास टोटल टाइम क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2, ठीक है। टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा t1 प्लस t2। t1 हमारे पास क्या थी, d/v, t2 हमारे पास क्या आ गया
3d/2v1 प्लस v2। ओके, ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम। ठीक है, अब एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड हमारे पास हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन टोटल टाइम जो है d/v प्लस 3d/2v1 प्लस v2। ईजी है। ठीक है, अब d कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, d कॉमन आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 1/v प्लस 3/2v1 प्लस v2। ठीक है, d से d कट गया, ये आ गया हमारे पास 2/1/v प्लस 3/2v1 प्लस v2। यहाँ तक पहुँच गए आप। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इरेज। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 बाय, नीचे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम v, 2v1 प्लस v2, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इस जगह पे v1 तो है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो ये हम इधर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2v1 प्लस v2। ठीक है, अब दूसरी जगह पे 3 के साथ हमारे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 2v ब्रैकेट 2v1 प्लस v2 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस 3v। होगी ये चीज़ क्लियर। ठीक है, आ गया हमारे पास आंसर। आसान था। हमारे पास जो भी मेथड था, हमने उस मेथड को यूज़ करके ये क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। इजीली हो गया ये सॉल्व। ओके ओके लर्नर्स, तो अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी को डिटेल में करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की व्यू पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है, और हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करें। हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसे समझने के लिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने दोस्त के घर की तरफ भागे भागे जा रहे हो क्योंकि उसने नया प्ले स्टेशन ले लिया है। ठीक है, और आपने बहुत नज़दीक है उसके दोस्त का घर, आपने 15 मीटर्स 3 सेकंड में कवर कर लिया। ठीक है, अब एवरेज स्पीड निकाल सकते हो आप। एवरेज स्पीड जो है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को हम डेल्टा एक्स और डेल्टा टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, जो कि बड़े वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा टाइम, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगी 15 मीटर्स डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड, ये आगे 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है हमें, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का पहले तो मतलब क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे आपकी कितनी स्पीड है। मतलब जब आप 9 मीटर डिस्टेंस पे पहुंचे, आपकी उस टाइम पे, उस समय पे आपकी कितनी स्पीड थी। ठीक है, अब हम ये एवरेज स्पीड वाला ही अगर फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखूँ, अब यही लगा के देख लेते हैं इस पर। ठीक है, अब देखिए डेल्टा टी हमारे पास क्या होता है। डेल्टा टी हमारे पास होता है टाइम इंटरवल, मतलब कितने टाइम से कितने टाइम के बीच का में हमें स्पीड निकालनी है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है उसी टाइम पे, मतलब बिल्कुल टाइम गुजरा नहीं है, टाइम बीता नहीं है, हमें उसी टाइम पे, उसी सेकंड पे हमें स्पीड चाहिए। ठीक है, मतलब कोई 0.005 सेकंड भी नहीं गए हैं अभी। ठीक है, मेरे को उसी टाइम पे स्पीड चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इस डेल्टा टी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर टाइम बीता ही नहीं है, डेल्टा टी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी या डिस्टेंस भी नहीं कवर करा हमने, हम आगे ही नहीं गए, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, 0/0। लेकिन ये चीज़ आपको पता है बहुत टाइम के लिए ये सॉल्व नहीं कर पा रहे थे हम। और जो एशियंट ग्रीक्स थे ना, वो तो ये बोल रहे थे कि जो मोशन है वो तो एक तरीके से इल्यूजन है, एक मतलब भ्रम है, क्योंकि हम एक पॉइंट पे स्पीड कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर न्यूटन सर आए। न्यूटन सर ने हमें एक मैथ्स दिया जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हम ये चीज़ फिर सॉल्व कर पाए। तो न्यूटन सर ने बोला कि 0/0 को सॉल्व करने के लिए हमें डिफ्रेंसिएशन चाहिए। डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, अब
ठीक है। डिफरेंशिएशन, ये जो dx है इसका मतलब ये है बहुत छोटा डिस्टेंस, और dt का मतलब होता है बहुत छोटा टाइम। ठीक है, अगर हमें बहुत छोटा टाइम है और बहुत छोटा डिस्टेंस सॉल्व करना है, dx बाई dt निकालना है हमें, तो हमें डिफरेंशिएशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हमें dx बाई dt करना पड़ेगा। चलिए अब हम इस टॉपिक को और बारीकी से समझते हैं। वो समझने के लिए हम डिस्टेंस का एक फंक्शन ले लेंगे s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, जहाँ पे s जो है वो डिस्टेंस है, s डिस्टेंस है मीटर्स में। ठीक है, और t जो है वो टाइम है सेकेंड्स में। मतलब जो s है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे टाइम चेंज हो रहा है हमारा जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे s t की वैल्यूज पुट करके s की वैल्यूज निकाल लेंगे। वो कैसे करना है, जब t 0 है तो हमारे पास s क्या आ जाएगा, 2 इंटू जीरो स्क्वायर 0। जब t 1 है तो s हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू वन स्क्वायर 2। ऐसे करके हम वैल्यूज इनकी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे t और s लिख लेते हैं। ठीक है, जब टाइम 0 1 2 3 और 4 है, हमारे पास s की वैल्यू है 0 1 सॉरी 0 2 8 18 एंड 32। ओके, अभी इन वैल्यूज को देख के हमें क्लियरली पता लग रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। जैसे कि जब पहला सेकंड बीता तो हमारा जो डिस्टेंस था हमने कितना कवर कर लिया, 2 मीटर्स। जब सेकंड टाइम गया हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 8 मीटर्स। जैसे नेक्स्ट सेकंड गया हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 मीटर्स। मतलब हर सेकंड के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब जो हमारी स्पीड है वो बढ़ रही है, वेरिएबल स्पीड। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास अब ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो चलिए अब इनको प्लॉट कर लेते हैं। जब टाइम 0 था डिस्टेंस भी 0 था, जब टाइम 1 हुआ हमारा डिस्टेंस 2 होगा, ये यहीं कहीं होगा। जब हमारा टाइम 2 था, 2 सेकेंड्स था, तो हमारा डिस्टेंस जो था वो 8 मीटर्स था यहाँ। जब टाइम 3 सेकेंड हुआ हमारा डिस्टेंस 18 मीटर्स हो गया, और ऐसे ही जब 4 सेकेंड्स हुआ हमारा डिस्टेंस 32 मीटर्स के अराउंड हो गया यहाँ का। ठीक है, अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब हम, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड फाइंड करें बिटवीन 4 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। एवरेज स्पीड होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब टाइम हमारे पास क्या है, 4 माइनस 2 सेकेंड। ठीक है, और जब 4 सेकेंड हुए थे तब यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना था हमारा 32, और 2 पे हमारा डिस्टेंस था 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 मीटर्स ओवर 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड हमारे पास आ गई। एवरेज स्पीड होती है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। अगर इसको मैं ग्राफ पे देखूँ तो 4 और 2 के बीच में डेल्टा एक्स अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, डेल्टा एक्स हमारे पास बनेगा ये डेल्टा एक्स हो गया 4 और 2 के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा टी, ये हमारे पास हो गया डेल्टा टी। ठीक है, अभी ऐसे मेरे को अगर डेल्टा एक्स जानना है तो डेल्टा एक्स हमारे पास आ जाएगा 4, और हमें जानना है 2 के बीच में, ये रहा। अभी ये हमारे पास क्या हो गया है, डेल्टा एक्स, ये होगा डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा एस भी लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे भी हम एस ले लेते हैं क्योंकि हम एस ले रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा
एस, ठीक है। और अगर मैं ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, ये कर ली मैंने एक स्ट्रेट लाइन जो। और अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो एंगल है ये है एंगल थीटा, और इस ट्रायंगल में हमारे पास जो ये ट्रायंगल बन गया है ए बी सी, इस ट्रायंगल में आप मेरे को बताएं कि tan थीटा कितना होता है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इस पर बनेगा डेल्टा एस और बेस बनेगा डेल्टा टी। और ये क्या है फिर, ये तो हमारे पास है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है ये। मतलब कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में बना के वहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसका थीटा tan ले लूँ, tan थीटा कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड, मेरे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। मतलब कि इस सब चीज़, ये जो हमने कहानी करी है अब सारी, ठीक है, ये सब कहानी से हमें क्या पता लगता है, ये सब कहानी से हमें ये पता लगता है कि अगर हमारे पास ST ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, वहाँ पे अगर दो पॉइंट्स के बीच में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, वहाँ पे अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा उसका अगर हम tan ले लेंगे, tan फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, तो अभी जिस तरह से हमने एवरेज वेलोसिटी ग्राफ से समझी है, वैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी समझते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब था, किसी एक पॉइंट पे हमें स्पीड या वेलोसिटी निकालनी थी, ठीक है। अभी किसी एक पॉइंट पे सपोज करो कि 3 सेकेंड की ही बात करती हूँ, ये 3 सेकेंड पे कितनी स्पीड है हमें वो जाननी है, ठीक है। अब वो निकालने के लिए उसमें क्या था, एवरेज स्पीड में क्या होती थी, तो हमारे पास जहाँ पे भी हमें दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना होता था, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे और वहाँ पे tan थीटा फाइंड कर लेते थे। इंस्टेंटेनियस स्पीड पे भी क्योंकि हमें एक पॉइंट पे ही स्पीड निकालनी है, हम उस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, एक टेंजेंट, ठीक है, ये रहा, जो सिर्फ वहाँ पे ही उस लाइन को टच कर रहा होगा, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है, ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे हमारे पास नीचे, यहाँ पे जो एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है, उसका अगर हम tan फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ds/dt, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, पहले एवरेज वेलोसिटी स्पीड के लिए जैसे हमने करा, वैसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए भी कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है वहाँ पे एक टेंजेंट बना के, ठीक है, वहाँ पे जो एंगल बन रहा है नीचे उसका हम अगर टेंजेंट फाइंड कर लेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। मतलब कि अगर हम ST ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट कर लें तो वो हमें क्या दे देता है, वो हमें दे देता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या मिला, दैट द स्लोप ऑफ ST ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, ST ग्राफ हमें क्या देता है, ds/dt और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप ऑफ ST ग्राफ क्या है, डिस्टेंस ds/dt, और ये है क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए, अगर मैं इस पे कोई और पॉइंट ले लूँ, ये वाला पॉइंट ले लूँ, ठीक है, अगर मेरे को इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि सिर्फ इस पॉइंट पे ग्राफ को टच करती होगी, ठीक है, और फिर मैं इस पॉइंट का थीटा मेजर करके और उसका tan थीटा निकाल लूँगी, इसकी स्लोप निकाल लूँगी, तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। अब ये देखिए, ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल से बड़ा है इस एंगल से बड़ा, और ऑब्वियसली इस पॉइंट पे स्पीड जो है वो इस पॉइंट से ज़्यादा है क्योंकि स्पीड बढ़ रही थी टाइम के साथ। तो देखिए, जैसे ही थीटा बढ़ा, ठीक है, उससे हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बढ़ गई।
तो इससे हमें क्या पता लगता है, एज थीटा इज इंक्रीजिंग, स्लोप जैसे ही बढ़ती है टेन थीटा भी बढ़ता है, ठीक है, और हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज करती है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना मनपसंद काम, वो है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ बॉडी इज गिवन एज 3t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है वो है 3t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर, और हमें निकालनी है वेलोसिटी 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे निकालनी है। तो हमें क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसका फॉर्मूला होता है ds/dt। तो हम ds/dt फाइंड करते हैं, तो हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 10t। अब जब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, हम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन निकाला है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगी 9 1 स्क्वायर माइनस 10 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो ये आ जाएगा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 81 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 51 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास क्या आ गई, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जो बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो जीरो के इक्वल है, ठीक है, जो हमारी वेलोसिटी है वो है जीरो के इक्वल। ओके, तो हमारा जो वेलोसिटी का फंक्शन है उसको हम कर देते हैं इक्वल टू जीरो। यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से t आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 10 और t इज इक्वल टू सेकेंड्स, ठीक है। जब टाइम 0 था, मतलब जब अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी उसकी डिस्प्लेसमेंट, तब जो हमारा जो बॉडी थी वो रेस्ट पे थी ऑब्वियसली, ठीक है। और दूसरा जब टाइम था 10/9 सेकेंड्स। चलिए अब हम डीसी पांडे का एक बहुत ही इजी क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग दिस एक्सिस इज गिवन, हियर x is in meters and t in seconds, find position of a particle from where it started its journey, second initial velocity of particle। तो हमें क्या यहाँ पे दे रखा है, देखकर ही पता लग रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दे रखा है विच इज 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t क्यूब। ओके, तो हमें निकालनी है सबसे पहले पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट स्टार्टेड इट्स जर्नी। जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट ही करी थी तब उसकी क्या पोजीशन थी। जब उसने जर्नी स्टार्ट करी पार्टिकल ने तो टाइम हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे t हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 0 क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास x क्या आ गया, 2 मीटर्स, ठीक है। जब पार्टिकल ने पोजीशन जर्नी स्टार्ट करी तो उसकी पोजीशन कितनी थी, 2 मीटर्स। अब सेकेंड पार्ट के लिए उन्होंने बोला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालो, मतलब पार्टिकल की स्टार्टिंग की वेलोसिटी। हमने क्या निकालनी है इसमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, dx/dt। मतलब कि हमें डिफ्रेंसिएशन करनी है वेलोसिटी फंक्शन की। तो जब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, 2t की डिफ्रेंसिएशन, t स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2t आ जाएगी और 2t क्यूब की डिफ्रेंसिएशन 6t स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी का फंक्शन, ठीक है। अब हम जब इनिशियल वेलोसिटी निकालने का मतलब क्या है, वेलोसिटी जब टाइम हमारे पास क्या था, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम 0 था।
अब यहाँ पे हम जब t को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास v जो है वो भी आ जाएगा 0। तो हमारे पास सेकंड का आंसर भी क्या आ गया 0। चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज v इज इक्वल्स टू अल्फा t प्लस बीटा t स्क्वायर वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज, तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी दे रखी है और हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ये ऑपोजिट है, अभी तो हमें डिस्टेंस दिया होता है, डिस्प्लेसमेंट दी होती थी और हम वेलोसिटी निकालते थे। ठीक है, हमें ऑपोजिट करना है इसमें। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, dx बाई dt। ठीक है, और dx हमारे पास आ जाएगा अल्फा t प्लस बीटा t स्क्वायर और साथ में dt। अब ये dx को कैसे सॉल्व करते हैं, dx को कैसे हटाते हैं। dx को हटाने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन है वो dx का बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ठीक है, अगर हमें इंटीग्रेशन समझनी है तो हम यही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो हम बहुत ही छोटे टाइम पे निकालते हैं, dt टाइम पे, बहुत ही छोटे टाइम पे। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे dt को अगर मैं ज्वाइन करूँ, उनको ज्वाइन करके मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बहुत सारे छोटे छोटे dx को ज्वाइन करूँ तो मेरे पास ये छोटा सा dx है और मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यही बहुत सारे छोटे छोटे dt को ज्वाइन करके t बनाना और बहुत सारे dx को ज्वाइन करके x बनाना, वो ही इंटीग्रेशन होता है। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ dt और ये है इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा। जब मैं dt की इंटीग्रेशन करूंगी, मतलब मैं छोटे छोटे dt को ज्वाइन करके एक बड़ा t बना दूंगी। ठीक है, ऐसे ही dx को जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी मेरे पास टोटल x आ जाएगा। ओके, तो जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता इसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब उसके बाद अगर सपोज करो उन्होंने आपको बोल दिया कि जैसे भी 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच वाला टोटल टी फाइंड करो, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाली डी टी को ज्वाइन करके हमें बताओ कितना टी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो वैल्यू टी की डाल देंगे। ठीक है, वहाँ पे वो वैल्यू डालने के बाद जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पे हमें लिमिट्स डालनी होती है। इसका क्या मतलब होता है कि t पे पहले हमें 2 सब्सटीट्यूट करना, फिर माइनस t की वैल्यू हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन को और डिटेल में जानना है तो एडुरेव के फिजिक्स के कोर्स पे आपको इसकी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, आपको अब क्लियर हो गया इंटीग्रेशन क्या होती है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा होती है इंटीग्रेशन। और अब बहुत सारे छोटे छोटे dt या dx को ज्वाइन करके एक बड़ा t और x बनाना, वो हम इंटीग्रेशन से करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। x की पावर n dx, अगर इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी हो और यहाँ पे कुछ लिमिट्स दी हो, x1 और x2 कुछ भी दी हो सकती है, तो इसकी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और जो हमारे पास लिमिट्स दिए हुए थे उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, x को पहले इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x पे, तो आ जाएगा x2 n पावर प्लस अपॉन n प्लस 1 माइनस, फिर x को यहाँ पे रख देना x की जगह पे, x1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ गया आपका आंसर। ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम लगा के अपना जो क्वेश्चन है वो अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, dx हटाना है और फिर dt हटा के हमें x फाइंड करना है क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर
dt, और इसकी क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अभी हमें उन्होंने क्या बोल रखा है, डिस्टेंस निकालो बिटवीन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में, हमें लिमिट्स दी हुए हैं, वो लिमिट्स हम यहाँ पे टाइम के साथ लिख देंगे, dt के साथ। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करेंगे अब हम। जब हमने dx की इंटीग्रेशन करी हमारे पास x आ गया, मैंने बोला था बहुत सारे छोटे छोटे dx को जोड़ के हमारे पास बड़ा x आ गया। अब इस पे जो हमने फॉर्मूला ये करा था, ठीक है, इसको पहले अलग कर लेते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। 1 से 2 प्लस bt स्क्वायर साथ में dt। ठीक, ये हो गया। अब ये जो हमने फॉर्मूला करा था ये वाला, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे और यहाँ। अभी हमारे पास x क्या आया यहाँ पे, 1 2 अल्फा t dt प्लस 1 2 बीटा टी स्क्वायर dt, यही था हमारे पास x। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये वाला फॉर्मूला लगाया हमारे पास बन जाएगा अल्फा t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे, प्लस ऐसे ही बीटा तो कांस्टेंट है, ठीक है, t पे लगेगा ये फॉर्मूला, अपॉन 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया समझ। ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3 और साथ में लिमिट्स। लिमिट्स का क्या बताया था, एक बार 2 सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, टी की जगह पे हमने क्या लिखना है 2, उसका स्क्वायर, 1 की जगह पे, टी की जगह पे 1 और उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे फिर टी की जगह पे पहले 2 उसका क्यूब, माइनस फिर टी की जगह पे 1 उसका क्यूब। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, और वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 बीटा बाई 3 माइनस बीटा बाई 3, ये आ जाएगा 3 अल्फा बाई 2 और ये आ जाएगा 7 बीटा बाई 3। ये आ गया हमारे पास आंसर, 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3, ये वाला हमारा आंसर है सेकेंड। पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इज इक्वल्स टू b अंडर रूट x along straight positive x axis, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू टाउ, ये टाउ होता है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो हमें दिखने के में बड़ा इजी लगेगा कि वेलोसिटी फंक्शन दे रखा है और हमें बोला है कि स्पीड निकालो t इज इक्वल्स टू टाउ पे, मतलब हमें तो सिर्फ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी हुई है यहाँ पे, लेकिन ध्यान से देखो तो जो वेलोसिटी का फंक्शन हमारे पास, स्पीड का फंक्शन जो दिया हुआ है हमारे पास, उस वो x के टर्म्स में दिया हुआ है, t के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल्स b अंडर रूट x है, यहाँ पे t नहीं है, तो हमें पहले स्पीड का फंक्शन निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ t, फिर हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसमें। तो हमारे पास v क्या आ गया, b अंडर रूट x, ठीक है, और v क्या होता है हमारे पास dx बाई dt। ठीक है, अब हम x वाली टर्म्स एक साइड ले लेते हैं और t वाली टर्म्स एक साइड ले लेते हैं। अब हमें dx और dt हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि जो b है वो तो कांस्टेंट है और जो x है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये होगी 1/2। ठीक है, dx
डी टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है टी, और x की इंटीग्रेशन क्या होगी, वही वाला फॉर्मूला लगा के 1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 इज इक्वल्स टू टी, और b भी है साथ में। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास x 1/2 अपॉन b के साथ भी 1/2 इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x का अंडर रूट अपॉन b/2 इज इक्वल्स टू टी, मतलब कि 2√x अपॉन b हमारे पास आ गया टी के बराबर। आ गई ये चीज। अब हमें अगर वेलोसिटी का फंक्शन निकालना है, हमें dx/dt करना पड़ेगा, उसके लिए हमें x चाहिए। अभी तो x क्या है हमारे पास अंडर रूट में, ये आ जाएगा हमारे पास bt/2। अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वेयर कर देंगे, यहाँ पे भी स्क्वेयर कर देंगे और यहाँ पे भी स्क्वेयर कर देंगे। अंडर रूट से स्क्वेयर कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये b²t²/4। ओके, आसान था। अब हमने क्या निकालनी है, हमने निकालनी है वेलोसिटी, तो वो क्या होती है हमारे पास dx/dt। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे भी dt करना पड़ेगा, क्योंकि x हमारी ये है। ठीक है, तो ये dx/dt हमारे पास क्या हो जाता है v। ठीक है, अब इसकी जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हमें डिफ्रेंसिएशन करनी है b²t²/4 की। इसकी हम जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b²/4 तो हमारे पास कांस्टेंट है, और t की इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन आ जाती है हमारे पास 2t। तो हमारे पास ये क्या आ गया, यहाँ से ये कट गया, तो हमारे पास आ गया b²t/2। हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। ठीक है, वेलोसिटी का फंक्शन आ गया और इन टर्म्स ऑफ टी आया हमारे पास। अब उन्होंने क्या बोला है कि स्पीड कैलकुलेट करो एट टाइम इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, हमारे पास स्पीड का फंक्शन है, वहाँ पे हम टी की जगह पे टाउ पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा b²टाउ/2 आ गया हमारा आंसर। और ये हमारे पास क्या है b²टाउ, ये थर्ड आंसर, दिस इज द राइट आंसर। तो अभी हमने जितने भी कंसेप्ट्स करे हैं और जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आप फटाफट से जाके प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। आपको डीपीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लॉक्ड वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स फॉर जेई एंड नीट मिल सकते हैं एडुरक के इन्फिनिटी प्लान पर इन लेस देन 100 रुपीज पर मंथ। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।